हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं भूपेंद्र श्रीकृष्ण कन्या विद्यालय के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं मैं आपका आज फिर एक नए जोश के साथ। देखिए बच्चों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमारा सेल बायोलॉजी का टॉपिक चल रहा है और पिछले वीडियो के अंतर्गत हमने जो है कोशिका सिद्धांत एवं कोशिका सिद्धांत के अपवाद से हमने पढ़ा। तो देखिए बच्चों, थोड़ा सा हम पिछला रिवाइंड कर लेते हैं रिवीजन के तौर पर कि आप लोगों को बताया गया था कि कोशिका सिद्धांत जो है वह स्लाइडन एवं स्वान, इट मीन्स मैथियास स्लाइडन एवं थियोडोर स्वान के द्वारा 1838-39 के अंतर्गत दिया गया था। देखिए बच्चों, यहाँ पर आप लोगों को मालूम है कि इस कोशिका सिद्धांत के अंतर्गत जो प्रारंभिक बिंदु थे वे स्लाइडन एवं स्वान के द्वारा दिए गए। उसके बाद जो है एक हमारे और वैज्ञानिक आए जिनका कि एक बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान रहा इस कोशिका सिद्धांत के अंतर्गत, जिसका नाम था रुडोल्फ विर्चो। देखिए बच्चों, मैंने आपको पिछले वीडियो के अंतर्गत भी बताया था कि इस रुडोल्फ विर्चो पर अधिकांशतः प्रश्न पूछा जाता है इसको किसी भी रूप में। या मैंने आपको बताया था कि एक इनके द्वारा जो दिया गया कोटेशन था ओमनिस सैलोला ए सैलोला, पूछ लिया जाता है कि यह किसके द्वारा कथन दिया गया है, तो आंसर आएगा रुडोल्फ विर्चो। या फिर यूं पूछ लिया जाता है कि कोशिका सिद्धांत में रुडोल्फ विर्चो का क्या योगदान है और यह कोशिका सिद्धांत के अंतर्गत कब दिया गया आदि जो है इससे संबंधित रुडोल्फ विर्चो से संबंधित सवाल जो है वो सामान्यतः पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, इसके बाद हमने पढ़ा था वायरस अर्थात कोशिका सिद्धांत का अपवाद। आप लोगों को बताया गया था कि जो वायरस है यह वायरस कोशिका सिद्धांतों के नियमों की अवहेलना करता है अर्थात उनको मानता नहीं है। इसीलिए इस वायरस अर्थात विषाणु को कोशिका सिद्धांत का अपवाद माना जाता है। और कौन कौन से कारणों से वायरस को जो है उसका सिद्धांत का अपवाद माना जाता है, ये हमने आपको पिछले वीडियो के अंतर्गत बताया था। अब देखिए बच्चों, यहाँ तक अपन समझ चुके हैं कि कोशिका क्या है और उसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं। अब इसके बाद अगला टॉपिक आता है कि आखिर जो हमारी कोशिका है वह कोशिका दिखती कैसी है, कितने आकार की होती है, क्या सभी कोशिकाओं का आकार एक जैसा होता है या सभी कोशिकाओं की जो संरचना है वह एक जैसी होती है या भिन्न होती है। एक सामान्य सा सवाल हमारे दिमाग में आता है। ठीक है, तो इतना तो हमने आपको बता दिया था कि जो कोशिका है इस कोशिका को हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, अर्थात ये बात स्पष्ट है यह सूक्ष्म संरचना तो है जिसे हम माइक्रोस्कोप की संरचना से ही देख सकते हैं, लेकिन आखिर सूक्ष्म में भी वह कितनी सूक्ष्म है इसका भी हमको कुछ तो आइडिया होना चाहिए। आखिरकार कितनी छोटी संरचना होती है और किस प्रकार की होती है, उसकी आकार क्या है एवं आकृति क्या है। तो देखिए बच्चों, आज अब हमारा अगला जो टॉपिक है वह है कोशिका का आकार एवं आकृति। ठीक है बच्चों, आकार एवं आकृति, इट मीन्स साइज एंड शेप। क्या बच्चों? साइज एंड शेप, साइज एंड शेप ऑफ सेल, साइज एंड शेप ऑफ क्या बच्चों? सेल। तो कोशिका का आकार एवं आकृति क्या होती है? तो
तो यहाँ देखिए बच्चों, हम सबसे पहले चर्चा करेंगे किस पर, साइज पर। ठीक है, तो कोशिका की क्या आकार या उसके परिमाप या आकार, इट मींस साइज ऑफ सेल। कोशिका का आकार कितना होता है? तो देखिए बच्चों, कोशिकाओं के आकार के बारे में बात करें तो कोशिका के आकार में काफी विविधताएं पाई जाती हैं। ठीक है, तो जैसे कि सबसे पहले बात करें कि आखिर सबसे छोटी कोशिका कितनी बड़ी हो सकती है, तो देखो बच्चों, मैं यहाँ आपको लिख रहा हूँ एक एक करके कि सबसे छोटी कोशिका। तो देखिए, सबसे छोटी कोशिका जो है वह मानी जाती है क्या बच्चों, माइकोप्लाज्मा। ठीक है बच्चों, सबसे छोटी कोशिका का नाम क्या है, माइकोप्लाज्मा या पीपीएलओ, पीपीएलओ, जिसका कि पूरा नाम है बच्चों प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये इसका पीपीएलओ का पूरा नाम है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। और इसका जो आकार है बच्चों वह बताया गया है 0.1 to 0.3 म्यूएम। क्या बच्चों, 3 म्यूएम। तो ये जो है बच्चों सबसे छोटी, कहाँ, जीव जगत की सबसे छोटी कोशिका मानी जाती है। कौन सी, माइकोप्लाज्मा या पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जिसका परिमाप 0.1 to 0.3 म्यूएम बताया गया है। आपकी जो बोर्ड के द्वारा निर्धारित जो बुक है उसके अंतर्गत यहाँ 0.3 म्यूएम दे रखा है और पीपीएलओ का 0.1 दे रखा है। तो ये दोनों ही जो है मैंने परिमाप एक जगह भी यहाँ पर लिख दी है। अब आगे चलते, ये तो हुई क्या, सबसे छोटी कोशिका। अब बात आती है कि जब ये सबसे छोटी कोशिका है तो आगे सबसे बड़ी कोशिका भी होगी। तो देखिए बच्चों, बात करते हैं सबसे बड़ी कोशिका की। ठीक है, तो सबसे बड़ी कोशिका, तो देखिए बच्चों, सबसे बड़ी कोशिका के बारे में बात करें तो देखिए बच्चों, जंतु अर्थात प्राणी और पादप, तो जीव जगत के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ दोनों में, प्राणियों में और पादपों के अंतर्गत दोनों कोशिकाओं के मैं नाम लिख रहा हूं सबसे बड़ी कोशिका की। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं लिख रहा हूं यहाँ पर कि सबसे बड़ी जंतु कोशिका। क्या बच्चों, सबसे बड़ी कौन सी, जंतु कोशिका, और वो है आपके क्या, शुतुरमुर्ग का अंडा। कौन सी बच्चों, शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, तो शुतुरमुर्ग का अंडा जो है वह सबसे बड़ी कोशिका मानी गई है, जिसका परिमाप है बच्चों 17.5 सेंटीमीटर टू 15 सेंटीमीटर। ये इसका क्या है बच्चों, परिमाप है। तो ये तो हुई क्या, जंतु की सबसे बड़ी कोशिका। इसके बाद आती है पादप कोशिका। तो पादप कोशिका कौन सी, सबसे बड़ी पादप कोशिका। तो सबसे बड़ी पादप कोशिका का जो नाम है वो है बच्चों कौन सा, एसिटाबुलेरिया। क्या बच्चों, एसिटाबुलेरिया, जिसका परिमाप जो है वह बताया गया है आपके क्या, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपके क्या हुई बच्चों, जीव जगत की सबसे बड़ी कोशिका हो गई, जंतु और पादप कोशिका। इसके बाद बात करते हैं अगले परिमाप की। तो अगले आती है आपके एक सबसे लंबी कोशिका। ठीक है बच्चों, अगली कौन सी है, सबसे लंबी
कोशिका। और सबसे लंबी कोशिका के अंतर्गत पहले हम बात करेंगे किसकी, जंतु कोशिका की। तो जंतु कोशिका अर्थात सबसे लंबी जंतु कोशिका कौन सी है, तो देखिए बच्चों सबसे लंबी जंतु कोशिका मानी जाती है कौन सी, तंत्रिका कोशिका। कौन सी, तंत्रिका कोशिका। और वो भी किसकी, जिराफ की। किसकी, जिराफ की गर्दन की तंत्रिका कोशिका, जिसकी जो लंबाई है वह बताई गई है कितनी, 3.5 फीट अर्थात 1 मीटर एबव 1 मीटर। ठीक है, तो ये कौन सी हुई, सबसे लंबी जंतु कोशिका। और इधर मैं लिख रहा हूं आपको क्या, सबसे लंबी पादप कोशिका। ठीक है, तो सबसे लंबी पादप कोशिका। तो सबसे लंबी पादप कोशिका के अंतर्गत बच्चों जो है प्रकृति के अंतर्गत पाए जाते हैं रेमी फाइबर तंतु, सॉरी रेमी फाइबर। ठीक है, और ये रेमी फाइबर्स जो हैं ये किसके अंतर्गत होते हैं, उस पादप प्रजाति का नाम क्या है, वह पादप प्रजाति है बोहीमेरिया नेविया। बोहीमेरिया। तो बोहीमेरिया नामक पादप प्रजाति के रेमी फाइबर्स जो हैं वे सबसे लंबे माने गए हैं, जिनकी लंबाई है बच्चों कितनी, 55 सेंटीमीटर। कितनी, 55 सेंटीमीटर। तो ये हुई आपके बच्चों कोशिका की साइज से संबंधित कुछ बिंदु, जिसके अंतर्गत मैंने आपको बताया सबसे बड़ी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका, ठीक है, और सबसे छोटी कोशिका। अब देखिए कुछ और कोशिकाओं के साइज के बारे में भी यहाँ पे आपको बताता हूं। जैसे ह्यूमन बीइंग से संबंधित कुछ कोशिकाएं, तो जैसे कोई भी आदमी आपसे पूछे कि हाँ भाई आप ये तो बता रहे हैं, लेकिन आपसे पूछ लिया कि हाँ भाई बताइए कि मनुष्य के अंतर्गत आरबीसी का आकार क्या होता है, या आपसे पूछ लिया कि नर्व सेल का आकार क्या होता है, स्पर्म का क्या होता है, ओवम का क्या होता है, तो मैं यहाँ पर आपको कुछ जो सामान्य बातें हैं ह्यूमन बीइंग के अंतर्गत वो बता देता हूं। इन ह्यूमन अर्थात मनुष्य के अंतर्गत कोशिकाओं का आकार। जैसे कि सबसे पहले हम बात करें किसकी बच्चों, आरबीसी की। ठीक है, तो जो आरबीसी होती हैं उनका आकार होता है बच्चों 7.0 म्यूएम। ठीक है, इसके बाद हम बात करें ह्यूमन बीइंग के अंतर्गत ही नर्व सेल के बारे में, तो नर्व सेल का जो है वह होता है 90 सेंटीमीटर। ठीक है, वही लगभग 1 मीटर, थोड़ी कम होती है। मैंने आपको बताया सबसे लंबी जंतु कोशिका तो मनुष्य के अंदर थोड़ी कम होती है, बाकी जो है लगभग बराबर ही होती है, थोड़ी कम होती है। इसलिए सबसे ज्यादा जो है जिराफ की तंत्रिका कोशिका को सबसे लंबी कोशिका का क्रेडिट दिया है। इसके बाद हम बात करें जैसे कि ह्यूमन के अंतर्गत जो स्पर्म पाए जाते हैं, तो स्पर्म का आकार होता है बच्चों कितना, 60 म्यूएम। और उसके बाद जैसे कि ओवम, स्पर्म से मतलब क्या, शुक्राणु। ठीक है, और यहाँ क्या बच्चों, अंडाणु अर्थात अंड कोशिका। अंड कोशिका शुक्राणु से थोड़ी क्या होती है, बड़ी होती है, तो इसका आकार होता है कितना बच्चों, 100 म्यूएम। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि मनुष्य के अंतर्गत पाए जाने वाली कुछ जो कोशिकाएं हैं उनका आकार क्या होता है। ठीक है, तो ये भी बात आपकी देखिए इससे संबंधित कोशिका के आकार से संबंधित। अब देखो बच्चों मैं यहाँ पर आपको एक छोटा सा सवाल दे रहा हूं। ठीक है, तो सवाल क्या है, आपको यहाँ पर एक तो जीवाणु कोशिका, क्या है बच्चों, क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है आपका पहला, तो जो जीवाणु कोशिका होती है, ठीक है, जीवाणु कोशिका का सामान्य परिमाप
अर्थात उसकी साइज ज्ञात करनी है, ठीक है। और दूसरा सवाल है आपका यहाँ पर विषाणु कोशिका का साइज, विषाणु कोशिका की साइज मतलब आकार, ठीक है। विषाणु या सॉरी केवल विषाणु का आकार क्या होता है। तो ये आप लोगों के दो सवाल हैं जिनका जवाब आपको देखना है और इन दोनों सवालों का आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, ठीक है बच्चों। तो इसका आप जवाब मुझे अपने ग्रुप पर व्हाट्सएप के द्वारा दे सकते हैं, क्लियर। तो ये हुआ बच्चों केवल एक टॉपिक हमारा क्या, साइज। अब देखिए बात करते हैं आकृति। तो साइज के बाद अगला जो इसमें बिंदु है वह है आकृति। तो अर्थात कोशिका की आकृति किस प्रकार की होती है, क्या सभी कोशिकाएं एक समान होती है या अपने आकार में भिन्नता रखती हैं। तो हम थोड़ा सा इतना तो समझते हैं कि भाई सभी कोशिकाएं आकार में समान नहीं हो सकती। तो देखिए बच्चों कौन कौन से आकार की होती हैं। तो देखिए बच्चों यहां पर मैं आपको बताता हूं कि जो जीवाणु कोशिका होती हैं, क्या बच्चों, जीवाणु कोशिका जो होती हैं का आकृति, जीवाणु कोशिका की आकृति। तो जीवाणु कोशिका की आकृति जो है सामान्य रूप से 4 प्रकार की मानी गई है। कितने प्रकार की बच्चों, 4 प्रकार की मानी गई है सामान्य रूप से। वैसे तो और भी प्रकार हो सकते हैं आकृति के आधार पर। तो जीवाणु कोशिका की जो है आकृति 4 प्रकार की मानी गई है। और वो 4 प्रकार कौन कौन से हैं बच्चों। सबसे पहले जैसे की बात करें अपन यहाँ पर दंडाकार, ठीक है। सबसे पहले जैसे कौन से है, दंडाकार। दंडाकार मतलब दंड, दंड मतलब डंडे के जैसे समान आकृति की, जिससे कि हम इंग्लिश में कहते हैं बच्चों क्या, बेसिलस, ठीक है। दंडाकार हो गई। दूसरी है बच्चों क्या, दूसरी है आपके गोलाकार। गोलाकार, गोलाकार को इंग्लिश में अपन कहते हैं क्या, इंग्लिश में कहते हैं अपन फोकस। क्या कहते हैं बच्चों इसको, फोकस। इसके बाद थर्ड नंबर है आपका कोमाकार। इट मीन्स कोमा आकार की, ठीक है, जिसको इंग्लिश में अपन कहते हैं क्या, विब्रियो। और चौथी है आपके कोमाकार। कोमाकार के बाद में आपका सर्पिल या सर्पिलाकार। इट मीन्स स्पाइरल, स्पाइरल। ठीक है, ये मुख्य 4 आकृतियां बताई गई हैं इनकी जीवाणु कोशिकाओं की। दंडाकार, अब देखिए बच्चों वैसे अगर और इसकी डिटेल में जाएं तो यहाँ इन दंडाकार के प्रकार हैं। जैसे कि यहाँ जो इसको अपन इंग्लिश में कह रहे हैं क्या, दंडाकार को बेसिलस। तो अगर ये केवल एक डंडे के समान आकृति है तो इसको अपन कहते हैं बच्चों क्या, मोनो बेसिलस। अगर ये 2 कोशिकाएं दंड के समान है, जुड़ी हुई है इस प्रकार से, तो क्या हो जाएंगे बच्चों, डिप्लो बेसिलस। और अगर ये अनेक इस प्रकार से दंडाकार कोशिकाएं आपस में जुड़कर एक लंबी श्रृंखला के रूप में पाई जाती हैं तो हम इनको कहते हैं स्ट्रेप्टोबैसिलस, ठीक है। तो ये यहाँ इस बैसिलस के एक तरह से प्रकार हो गए, मोनोबैसिलस, डिप्लोबैसिलस, स्ट्रेप्टोबैसिलस। ये जीवाणु कोशिकाओं की क्या है, प्रजातियां हैं जिनका निर्धारण इनके आकार के आकृति के आधार पर किया गया है। इसके बाद है गोलाकार, जिसको अपन कहते हैं इंग्लिश में क्या, फोकस। तो फोकस अर्थात गोल आकार की, इस प्रकार से अगर कोई कोशिका गोल आकार की एक ही कोशिका है, ठीक है, तो वो कहलाएगी क्या, मोनो फोकस। और अगर
दो कोशिकाएं आपस में जुड़ी हुई हैं तो क्या होगी बच्चों को डिप्लोकोकस। और अगर दो से अधिक अनेक कोशिकाएं ऐसे जुड़कर एक श्रृंखला का निर्माण कर लेती हैं तो वही आपके कहलाएंगे क्या स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ उनकी ये आकृति मैंने आपको कौन कौन सी बैसिलस और कोकस की बताई। इसके बाद कौमाकार अर्थात उस कोशिका की जो आकृति है वो कैसे होगी, लगभग एक कौमा के आकार की होगी। जैसे कि विब्रियो कॉलेरा नाम सुना होगा तो वो क्या कहलाएगी, कौमाकार। और सर्पिलाकार मतलब स्पाइरल। इस प्रकार से जीवाणु कोशिकाएं जो हैं वो पाई जाती हैं, उन्हें अपन कहते हैं क्या, सर्पिलाकार। तो ये केवल मैंने आपको बताया है जीवाणु कोशिका की केवल आकृतियां। इसके बाद बात आती है कि क्या प्रकृति के अंतर्गत पाई जाने वाली जो अन्य कोशिकाएं हैं उनमें विविधता नहीं पाई जाती है, तो बात होगी यहाँ पर क्या, बिल्कुल पाई जाती है। प्रकृति के अंतर्गत बहुत सारी आकृतियां पाई जाती हैं। जैसे कि हम यहाँ ह्यूमन बीइंग को लेकर ही बात करें, ठीक है, अर्थात मनुष्य के अंतर्गत। तो मनुष्य के अंतर्गत कोशिकाओं की आकृति किस किस प्रकार की होती है, एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ अपन देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम बात करें बच्चों आरबीसी की। किसकी बच्चों, आरबीसी। तो आरबीसी जो होती है बच्चों वो गोल होती है। कैसी होती है, गोल होती है। लेकिन गोल में भी कैसी होती है, उनकी दोनों जो सतह होती है वह कैसी होती है, अवतल होती है, इसलिए द्विअवतलीय होती है। कैसी होती है, द्विअवतलीय होती है। इसके बाद जैसे कि हम बात करें बच्चों किसकी, डब्ल्यूबीसी की। तो डब्ल्यूबीसी की जो आकृति होती है वो कैसी होती है बच्चों, अमीरीय होती है। कैसी होती है, अमीरीय अर्थात अमीबा के आकार की होती है। ऐसे ही हम बात करें नर्व सेल की, तो नर्व सेल कैसी होती है, लंबी होती है। वह कैसी होती है, शाखित होती है। ठीक है, इसी प्रकार से हम बात करें क्या बच्चों, स्किन सेल्स की। ठीक है, इनकी स्किन सेल्स, त्वचा कोशिकाओं की, त्वचा के अंतर्गत पाई जाने वाली कोशिकाओं की। तो त्वचा के अंतर्गत पाई जाने वाली कोशिकाएं आकार में कई प्रकार की होती है, जैसे कि स्तंभाकार, जैसे कि गोलाकार, जैसे कि घनाकार, ठीक है, आदि। तो इस प्रकार से ह्यूमन बीइंग के बारे में अगर हमने एक एग्जांपल लिया क्या, एक जीव का और उसमें कुछ कोशिकाओं का, तो वहां देखा कि यहाँ पर अनेक आकृति की कोशिकाएं पाई जा रही हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों कुल मिलाकर यहाँ हम अब ये कह सकते हैं कि प्रकृति के अंतर्गत पाए जाने वाले जो जीव जंतु हैं उनकी कोशिकाएं अनेक आकृतियों में पाई जाती हैं और इन कोशिकाओं के अंतर्गत इनकी आकृति के अनुसार ही इनका कार्य व्यवहार भी परिवर्तित होता है, अर्थात अलग अलग कार्य भी इनका देखा जाता है। ठीक है, तो एक प्रकार से यहाँ हमारा ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। कौन सा, कोशिका का आकार एवं आकृति। ठीक है, अब देखिए, ठीक है, इसके बाद, हाँ जी, तो देखिए बच्चों इसके बाद अगला हमारा जो टॉपिक आता है वह आता है कोशिका के संगठन के आधार पर प्रकार। क्या बच्चों, देखिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छा टॉपिक है। क्या, कोशिका के संगठन के आधार पर प्रकार। ठीक है बच्चों, कोशिका के किसके आधार पर, संगठन के आधार। तो कोशिका के संगठन से क्या अभिप्राय है, कोशिका के संगठन से अभिप्राय है कि देखिए बच्चों कि प्रकृति के अंतर्गत जो चाहे वो एक कोश के जीव के रूप में चाहे वो बहुकोश के जीव के रूप में जो कोशिकाएं पाई जा रही हैं वो सभी कोशिकाओं या उन सभी कोशिकाओं का जो संगठन है
वह हमेशा समान नहीं होता है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में कहा था कि कोशिका सिद्धांत पढ़ने से पहले कि लगभग सभी कोशिकाओं के अंतर्गत क्या कोशिका के मध्य भाग में एक सघन भाग पाया जाता है जिसे हम केंद्रक कहते हैं। तो मैंने वहां शब्द जोड़ा था क्या, लगभग। इट मीन्स यहां केंद्रक की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति दोनों कंडीशन अप्लाई होती है। तो इट मीन्स यहाँ कोशिका के संगठन में क्या है, विविधता है। तो अब हम वही पढ़ने जा रहे हैं कि क्या विविधता है और उसके आधार पर कोशिकाओं को कितने प्रकार में बांटा गया है। तो देखिए बच्चों, कोशिका के संगठन के आधार पर प्रकार। तो देखिए कोशिका के संगठन के आधार पर सबसे पहले एक वैज्ञानिक आए बच्चों, कौन से, चेतन। कौन से, चेतन। तो चेतन ने 1925 के अंतर्गत सबसे पहले बताया था कि संगठन के आधार पर जो है कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी बच्चों, प्रोकैरियोटिक, ठीक है, और दूसरी होती है बच्चों यूकैरियोटिक। ठीक है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। यहां इनका हिंदी शब्द होता है असीम केंद्रीय कोशिका। ठीक है, और ये दूसरी यूकैरियोटिक, इट मीन्स ससीम केंद्रीय कोशिका। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से सबसे पहले संगठन के आधार पर कोशिकाओं के प्रकार जो हैं वो चेतन के द्वारा 1925 के अंतर्गत बताए गए। वो प्रकार हैं यहाँ पर कौन कौन से, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अब देखिए यहाँ हम इन दोनों का शाब्दिक परिचय देखते हैं। ठीक है, क्या, शाब्दिक परिचय। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पर क्या, प्रोकैरियोटिक की। ठीक है, प्रोकैरियोटिक। तो देखिए बच्चों यहाँ दो शब्द हैं, प्रो और कैरियोटिक। इधर हम हिंदी में अगर बात करें तो अससीम केंद्रीय, ठीक है। तो देखिए प्रो से मतलब है यहां पर बच्चों क्या, प्रीमिटिव। और प्रीमिटिव का हिंदी में अर्थ होता है आदिम या प्रारंभिक। ठीक है, और कैरियोटिक शब्द की उत्पत्ति हुई है किससे बच्चों, कैरियन। किससे, कैरियन। और कैरियन से अभिप्राय होता है क्या, केंद्रीय